सीयूईटी एग्जाम बहुत आसान सी भाषा में क्या है? जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं ना, सबके लिए आपका एक एग्जामिनेशन है, वो है सीयूटी का एग्जाम। मतलब मुझे लगता है कि अभी तो इतना कंपटीशन नहीं है, बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। कई सारी यूनिवर्सिटीज इसमें आती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अंदर मैं कॉलेजेस की बात करूँ, शहीद सुखदेव कॉलेज। अगर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद ना, अगर आई एम इंदौर के बाद सेकंड नंबर पे कोई कॉलेज आता ना, तो वो शहीद सुखदेव कॉलेज है। जस्ट आफ्टर मतलब 3 इयर्स आपके 12-12 लाख का 13-13 लाख का पैकेज लग रहा है सर। आपको पहले से प्रिपेयर करना है बिकॉज यू नो ये फैक्ट है कि 12th का बोर्ड के बाद आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज मेरे साथ हैं वरुण गोयल सर। वरुण सर सीयूईटी एक्सपर्ट हैं और आप सभी लोगों के जो डाउट्स आते हैं सीयूईटी एग्जाम को लेकर, आज वो यहाँ पर उसे आंसर करने वाले हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं सर, मेरे भी। यस सर। सो वेलकम और बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। यस सर। तो सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि ये सीयूईटी एग्जाम बहुत आसान सी भाषा में क्या है? सर सीयूटी एग्जामिनेशन एक तरीके का ऐसा एग्जामिनेशन है कि जो क्लास 12th का स्टूडेंट, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, वो एग्जामिनेशन देता है टू गेट इनटू द कॉलेजेस, या फिर मैं बोलूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। उसके लिए आप चाहे आप कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हैं, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या फिर कोई भी कोर्सेज आप टारगेट कर रहे हैं, वो सारे कोर्सेज के लिए आपको एक ही एग्जामिनेशन देना है, वो है सीयूटी। मतलब सर क्लास 12th का एग्जाम हो गया मेरा, अब मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, मैं यस सर। बीए करना चाहूँ, बीएससी करना चाहूँ या मैं बीकॉम करना चाहूँ, कोई भी मैं ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहता हूँ तो उसके लिए सीयूईटी एग्जाम मैं देकर कॉलेज में जा सकता हूँ, राइट? यस सर। सब कोई भी कोर्स जो भी बच्चे के दिमाग में आता है, जैसे जर्नलिज्म भी होता है, ओ, ये तो मतलब बहुत कॉमन कॉमन कोर्सेज हो गए ना। हाँ, एग्जाम्पल दिया। यस ठीक है। सर। जर्नलिज्म हो गया आपका। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि थेरेपिस्ट के कोर्सेज करने जाते हैं, बीपीटी जिनके बोलते हैं। जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज है ना, सबके लिए आपका एक एग्जामिनेशन है, वो है सीयूटी का एग्जामिनेशन। एंड सीयूईटी इज? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है यस सर। कि कई सारी यूनिवर्सिटीज इसमें आती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं सर। वैसे तो इसका नंबर्स ऑन एंड ऑफ बढ़ता रहता है। जब 2022 के अंदर ये एग्जामिनेशन आया था, तो उसमें 50 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे कि थर्ड एडिशन है, तो अभी ऑफ़िशियली तो कोई नंबर नहीं है। जैसे कि जो मामीलाला जगदीश जी हैं, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने बोला है कि 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन अभी मैं रिसेंटली थोड़ा अभी कल-परसों ही मैंने देखा है एनटीए के वेबसाइट पे जाके, तो उसमें 227 यूनिवर्सिटीज़ अभी हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ अभी आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन ये है कि गुड अमाउंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूटी के अंदर। ओके, तो मतलब हम इस एग्जाम को जब देते हैं तो हमारी उसमें रैंकिंग निकल के आती है, उसमें परसेंटाइल निकल के आता है यस सर। एंड अकॉर्डिंग टू अ परसेंटाइल हमें एडमिशंस मिलते हैं, राइट? यस सर। सर होता क्या है, इसमें हर एक कॉलेज का और हर एक यूनिवर्सिटी का ना क्राइटेरिया अलग-अलग है, अच्छा। राइट? स्टूडेंट को अपने-अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है, मतलब अपने-अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, हम्म, और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जिस कोर्स को वो टारगेट कर रहा है, तो उस कोर्स का जो-जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा ना, यूनिवर्सिटी ऑटोमैटिकली उनके कोर्सेज़ के सब्जेक्ट्स को, मार्क्स को ले लेगी एंड उसकी परसेंटाइज कंसीडर कर लेगी। ओके। सो अभी 15 मई से एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं सीयूटी के, है ना? गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है तो बच्चों के अंदर भी ये सवाल और ये थोड़ी हौलन मच रही है कि सर क्या स्ट्रीम मैं चूज करूं और किस सब्जेक्ट से मैं एग्जाम दूं। सर आप बताइए मुझे, क्या फ्रीक्वेंसी है? क्या साल में 2-3 बार दे सकते हैं, एक बार होता है? क्या इसका पैटर्न है? नहीं सर, अभी तक तो एज़ पर द लेटेस्ट अपडेट साल में एक ही बार होगा एग्ज़ामिनेशन। थर्ड एडिशन है, जैसे मैंने अभी तो ऑलरेडी आप बताया। मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर एक बार इन्होंने मिस कर दिया स्टूडेंट्स ने, तो साल एक बार पूरा खराब हो गया इनका। मतलब कि नेक्स्ट ईयर ही आएगा एग्ज़ामिनेशन। हम्म। तो आपका एक साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा यस सर। नेक्स्ट सीयूटी एग्जाम के लिए। यस सर। सर इस एग्जाम का बेसिकली क्या पैटर्न रहता है? क्या सवाल पूछते हैं? कितने नंबर का होता है? कुछ आइडिया? यस सर। सर बेसिकली ये वाला पूरा का पूरा एग्ज़ामिनेशन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट, सेकंड पार्ट को बोलते हैं डोमेन टेस्ट एंड थर्ड पार्ट को बोलते हैं जनरल टेस्ट। अच्छा। लैंग्वेज पार्ट के अंदर बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। मैं बोलना चाहूँगा, अगर इस एग्जामिनेशन को बच्चा देखे ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट एग्जामिनेशन भी हो सकता है ये। उसके अंदर हम्म। आपको लैंग्वेज टेस्ट के अंदर ही आपके पास 33 लैंग्वेजेस हैं सर। हम्म। ठीक है, उनमें से कोई भी ऑप्ट करो, राइट? अगर आप डोमेन्स की बात करेंगे तो 27 डोमेन्स हैं। आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा डोमेन आपको ऑप्ट करना है। आप कोई भी डोमेन ऑप्ट कर सकते हैं। सर एक ऑप्ट करना है, कई ऑप्ट कर सकते हैं या फिर? सर इन टोटल आप 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे लेते हैं कि 2 लैंग्वेजेस ले लिए, 3 डोमेन्स ले लिए और 1 जनरल टेस्ट ले लिया। अच्छा। तो उनके इस तरीके से 6 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं।
तो कोई स्टूडेंट ऐसा लेता है कि एक लैंग्वेज लिया, एक डोमेन लिया, एक जनरल टेस्ट लिया, तो 3 सब्जेक्ट्स ही लिए उन्होंने। मतलब कि मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, मिनिमम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ओके, ठीक है। तो सर इस जैसे आपने बात करी कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप दे पाएंगे कौन-कौन से वो कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आपको एंट्री देते हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए? यस सर। सर इंडिया की जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है ना, मतलब मैं बोलना चाहूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, मैं तो इसको इस तरीके से रिलेट करता हूँ सर। जैसे कि जेई के लिए आईआईटीज़ हो गई, है ना? नीट के लिए एम्स हो गया। तो उनके अलावा जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, हुँ, जेएनयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, आपका हुँ, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया। ठीक है। जितनी भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, और उसके बाद भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं सर। अच्छा। बहुत से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत अच्छा कर रही हैं और वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सर मतलब मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे मैं था तो मैंने सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी दिया था जब मेरा यस सर। 12th हुआ था। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था, उसका एंट्रेंस मेरा अलग हुआ था। फिर मैंने डीयू का, हमारे टाइम में तो एक मेरिट निकलती थी आपके 12th के बेसिस पे। यस सर, यस सर। तो अब ऐसा नहीं है, अब डीयू सीयूईटी के एग्ज़ैक्टली। अंदर आ गया है। हाँ। सर जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे बहुत सारे कोर्सेज़ के अंदर तो वो मेरिट के थ्रू ही होता था। हुँ, लेकिन उसके कुछ-कुछ जैसे बहुत सारे प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हो गए, जैसे हुँ, कि बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया आपका, ठीक है। ठीक है? उनके लिए वो ड्यू जैट का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराता था। अच्छा, और वैसे ही जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से होता था, बीएचयू का अलग से एग्ज़ामिनेशन होता था, मतलब बहुत तो सारी अब ये यूनिवर्सिटी कॉमन हो गए हैं। वो सभी एग्ज़ामिनेशन कंबाइन करके एक ही पेपर हो गया। अच्छा, उसके थ्रू आप लोग डीयू के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। उसके थ्रू आप लोग बीएचयू के अंदर भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी, आप जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सबके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। सर मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा क्लास 12th का एग्ज़ाम हो गया, फॉर्म आया और मैंने फॉर्म भरा। अब फॉर्म में क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं? क्या पैटर्न कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का रहता है? ये कैसे पता चलेगा? या क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को फिर? सर देखो, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड तो मैं यही बोलूँगा स्टूडेंट्स की। सर देखो, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। जैसे कि किसी एक स्टूडेंट को बीएलएलबी करना है, हुँ, किसी एक स्टूडेंट को बीएफए करना है, मतलब फाइन आर्ट्स करना होता है, किसी स्टूडेंट को बीएससी ही करना है, हुँ, किसी स्टूडेंट को बीए पॉलिटिकल करना है। तो हर एक कॉलेज की, हर एक यूनिवर्सिटी की ना सर कॉम्बिनेशंस अलग-अलग हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट को, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उन्होंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ दे रखी हैं, ठीक है? उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं कि आपको इस कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं लेने, तो वो चेकआउट करें। लेकिन मैं उनको रिकमेंड ये करूँगा, ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है स्टूडेंट के लिए, एज़ अ क्लास 12th स्टूडेंट। बेचारा बच्चा, एक तो बहुत स्टूडेंट्स के घर पे तो इंटरनेट ही नहीं होता। वो कैफ़े में जाएँगे, वो देखेंगे, फिर उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 6 सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम ले सकते हैं। 1 इंग्लिश ले लें बच्चा, 3 डोमेन्स ले ले और 1 जीटी ले लें। अच्छा, और 3 डोमेन्स किस तरीके से लेने हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ 4, क्योंकि बच्चा बोलता है सर इतना कौन पढ़ेगा? 4 ले लो, 3 लेना है तो 3 ले लीजिए। अब कौन से लेने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ाई कर रखी है। अच्छा, जैसे कि साइंस वाले बच्चे ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रखा होगा, या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रखा होगा। कॉमर्स वाले बच्चे ने बीएसटी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा होगा, तो वो 3 सब्जेक्ट्स वो ले सकता है। ठीक और है। आपका आर्ट्स वाला बच्चा अपना पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले सकता है। तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो जाएगा। हुँ, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ का जो-जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल कर रहा होगा बच्चा। बट सर अगर हम इसमें से एक डोमेन भी चूज़ करते हैं तो क्या चलेगा? नहीं, सर डो कॉम्बिनेशन चूज़ करना होता नहीं, है। नहीं, चूज़ करने का प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे कि अगर मैं आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, अगर स्टूडेंट को करना है, अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ क्राइटेरिया का मान रखा है आपका, 1 लैंग्वेज लेनी है, 1 मैथ्स लेनी है और 1 जीटी लेना है, ठीक है? उसके अलावा आपका एडमिशन हो जाएगा। बस ये चीज़ें क्राइटेरिया हैं। हुँ, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बात करूँ या बीएचयू के अंदर मैं बात करूँगा, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बीबीए के लिए 2 सब्जेक्ट माँगे, 1 जीटी माँगा है और आई थिंक उसमें अकाउंटेंसी माँगा है, ठीक है? तो अब स्टूडेंट का तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना, कि वो या तो अगर वो एक सब्जेक्ट लेगा, सिर्फ़ हुँ, एक डोमेन ले लिया और एक इंग्लिश ले लिया, एक जीटी ले लिया, हुँ, तो फिर एक ही यूनिवर्सिटी के लिए, एक ही कोर्स के लिए एलिजिबल है वो। इफ इन केस खुदा ना खास्ता उसका मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, वो मेरिट में नहीं बैठ पाया, वो तो सेकंड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। अच्छा, सेकंड यूनिवर्सिटी को मतलब काउंसलिंग तक में नहीं बैठ पाएगा वो। हुँ, तो इसी वजह से बेस्ट ये है कि आप लोग अपने डोमेन्स को भी ज़्यादा लीजिए, लैंग्वेज एक लीजिए। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं सर जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस में पढ़ना होता है, जैसे कि किसी को बीए ऑनर्स इन उर्दू करना है, फ्रेंच करना है, जर्मन करना है, तो उनके लिए तो अलग ही चीज़ है, वो 2 लैंग्वेजेस ले सकते हैं। लेकिन डोमेन्स का तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, मिनिमम तो 3 लो, एडवाइजेबल 4 हैं, लेकिन मिनिमम 3 लीजिए। तो इन सारे डोमेन्स की अलग-अलग मेरिट निकलती है।
यस सर, मतलब इन डोमेन्स की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग होगी। इंग्लिश का अलग आएगा, फिज़िक्स का अलग आएगा, केमिस्ट्री जीटी का का अलग अलग आएगा, है। जीटी का अलग आएगा, हर एक का अलग-अलग आएगा। मेरिट कुछ नहीं आएगा, जैसे कि आप और मैंने पेपर दिया, तो आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा कि आपने इंग्लिश में इतने परसेंटाइल स्कोर किए हैं, मार्क्स आपके 200 में से इतने हैं, जीटी में 250 में से इतने मार्क्स हैं, परसेंटाइल आपकी इतनी है। मतलब एक स्कोर कार्ड आ जाएगा हमारे पास ठीक और है। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे अपने स्कोर कार्ड के थ्रू बस। अच्छा, तो कौन-सा मतलब तीनों का एग्रीगेट मिला के आपका लिया जाता है परसेंटाइल? यस सर, हाँ, एक जब काउंसलिंग के अंदर आपकी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा होगा ना, वो आपकी एग्रीगेट ही ले रहा होगा उन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस की। अच्छा, ऐसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट लिया मैथ्स, यस सर, मैंने सब्जेक्ट लिया फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री। यस सर, तो लैंग्वेज में आपने इंग्लिश लिया, मैंने भी लैंग्वेज इंग्लिश लिया, आपने भी जीटी लिया, मैंने भी जीटी लिया। तो हम लोग की जब रैंक्स या हम लोगों का जब नॉट रैंक्स इनफैक्ट हम लोगों की जब रिज़ल्ट आएगा, तो हम लोगों की मेरिट एक साथ निकलती है एक साथ ही आएगी सर। या फिर एक आपकी मैथ्स की अलग होगी और मेरी अलग होगी? नहीं, नहीं, एक साथ आएगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। लेट्स से बीएमएस हम दोनों ने अप्लाई किया है, ठीक है, ठीक है? उसमें मैथमेटिक्स लेना मैंडेटरी है और उसमें 2 सब्जेक्ट्स और ले लिए हमने, ठीक है? इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और जीटी के तो कॉम्बिनेशन हमारे सेम ही रहेंगे। हुँ, लेकिन लेट्स से आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ली और हुँ, मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री ले ली। तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में जितने मार्क्स हैं, वो कंसिडर हो जाएँगे और मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, वो तो सेम ही होगा हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उन्होंने दिए हैं, तो उसमें तो आपका जो आपने सब्जेक्ट्स लिए होंगे, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंगली मेरिट उसी होगी। का ठीक है। तो एक चीज़ और जहाँ पर आपने बोली कि जनरली आपने रिकमेंड किया कि आपने जिस क्लास में 12th किया, जिस सब्जेक्ट में 12th यस किया सर, है, यस सर। अब वही सब्जेक्ट लें। यस सर। बट क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैंने मान लीजिए साइंस स्ट्रीम के साथ मैंने मैथ्स स्ट्रीम या बायो के साथ मैंने 12th किया हो और अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार आई वांट टू गो विद आर्ट्स, यस सर। तो इज़ इट पॉसिबल? हाँ, सर स्ट्रीम चेंज पॉलिसी तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल टारगेट करती है। उन्होंने तो बिल्कुल बोल रखा है हम फेयर हैं उसके लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ो हर एक यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लेकिन एक चीज़ बोल रखी है कि अगर साइंस वाला बच्चा है और उसे बीए ऑनर इन पॉलिटिकल साइंस करना है, लेट्स से आर्ट्स का कोई भी कोर्स करना है हुँ, उसे, ठीक है? तो उस स्टूडेंट को कुछ नहीं करना, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। आप लोगों को अपने पीसीएम वाला ही सब्जेक्ट्स लेने हैं। अच्छा, कॉमर्स वाले को भी पीसीएम अगर वो आर्ट्स का कोई कोर्स ले रहा है ना, उसको कॉमर्स वाले को अपने कॉमर्स वाले ही सब्जेक्ट्स लेने हैं। उन्होंने क्लियर ये बोल रखा है, जो आपने क्लास 12th की मार्कशीट में जो सब्जेक्ट्स आएँगे, अब वो ही सब्जेक्ट्स में अपेयर होइए, नो मैटर व्हाट आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं। साइंस वाला कॉमर्स में भी तो जा मुझे रहा होगा। बीए भी करना है अगर पॉलिटिकल साइंस में तो आई हैव टू अपीयर इन द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th। यस सर, ओके, यस सर। ये ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। और बच्चों को सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये वाला, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। हुँ, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मुझे पॉलिटिकल साइंस भी ले लूँ क्या? मेरे को पॉलिटिकल साइंस करना है और वो पीसीएम छोड़ देंगे, साइंस वाला बच्चा। हुँ, और वहाँ पे पीसीएम छोड़ देंगे ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगा, वो एलिजिबल ही नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए। ओके, जबकि उन्होंने क्लियर शॉट दे रखा है अपने काउंसलिंग पोर्टल के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि आपको ये लेना है। एंड जैसे कि बच्चे बोलेंगे सर हमारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट नहीं करना, हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करना है, हमें बीएचयू करना है। तो उनके लिए क्या है, उन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रख दिए। जैसे कि बीबीए के लिए बीएचयू ने बोल दिया है कि आपको अकाउंटेंसी लेनी ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं उस पे ऑफिशियल हुँ, वेबसाइट पे जाके, तो कि कौन सा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे रखा है उन्होंने। तो आप चाहे साइंस के होंगे, तो आपको अकाउंटेंसी देना ज़रूरी हो जाएगा सर फिर, हुँ, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने कहा था कि 4 सब्जेक्ट्स लीजिए कि 3 तो पीसीएम हो गया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी टारगेट हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग एलिजिबल हो गए और 3rd यूनिवर्सिटी, 2nd यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे रखा है ना, 4th डोमेन आपका वो हो सर जाएगा। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? जैसे मान लीजिए मैं आर्ट साइड जाना चाहता हूँ, मैं बीए करना चाहता हूँ हिस्ट्री के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जब मैं बीए हिस्ट्री के लिए एग्ज़ाम मैं चाह रहा हूँ कि मैं सीयूईटी के थ्रू या बीए हिस्ट्री करूँ या बीए हिस्ट्री ऑनर्स करूँ। तो मेरे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? मतलब सिलेबस का पार्ट क्या होगा? डोमेन में अगर मैं डोमेन क्या चूज़ करूँगा? मुझे अगर बीए हिस्ट्री करना है, सर डोमेन्स आपके यही हो गए जो क्लास 12th में जो पढ़े क्लास हैं। 12th के हैं। यस तो सर। ये चीज़ मतलब एक बहुत क्लैरिटी से आ रही हुँ, है, मैं इसको थोड़ा-सा इसलिए रिफ़ाइन करके पूछ रहा था। क्योंकि बच्चों का भी डाउट है, हाँ, बहुत मतलब बढ़िया डाउट है जो सर ये। मुझे समझ में आया वो ये कि अगर मैं बीए या मैं मान लीजिए बीएससी मैथमेटिक्स भी करना चाहता हूँ, सर अगर मैंने क्लास 12th में आर्ट्स ले रखा है तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि मैं बीएससी मैथमेटिक्स कर पाऊँ? सब बीएससी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें उन्होंने बोल रखा है कि मैथमेटिक्स एज़ अ डोमेन आपका फिक्स होना चाहिए, लेकिन आपके 2 सब्जेक्ट्स आप अपने क्लास 12th 12th के में उठा करूँ। सकते हो। सो आई होप एवरीवन इज़ गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर। ये काफ़ी मतलब थोड़ा-सा सवाल था ऐसा जो मेरे दिमाग में आ रहा था। ठीक है। सर इसके साथ मतलब जो दिमाग में क्वेश्चन मेरे आ रहा है कि मैं अपनी जैसे बात करूँ, मैं क्लास 12 तक पीसीएम साइड था, यानी कि मेरे पास भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था
और फिर उसके बाद मैंने बीए किया। आई डिड माय बीए इन पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी एंड एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था। यस सर। उस एग्ज़ाम में मुझे याद है कि उस वक़्त क्या होता था कि मतलब उन्होंने भी यही सब्जेक्ट्स पूछे थे जो क्लास 12th में होते हैं। यस सर। तो उस टाइम में और इस टाइम में फ़र्क ये है कि अभी मैं उस वक़्त अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दे रहा था। अब मुझे एक एग्ज़ाम देना एग्जाम है देना एंड आई कैन टारगेट ऑल द ऑल द यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्म भरो और सारे एग्ज़ाम आप टारगेट कर लो। एग्जैक्टली, और एक ही दिन मतलब बच्चे को सर सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये होती थी ना कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम क्लैश हो जाते थे बच्चों के। ठीक बात है। तो वाई सीयूईटी ना, वो इसका आंसर शायद आपको यहाँ मिल रहा होगा सब लोगों को कि जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो ये कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, फॉर्म्स आपको ज़्यादा नहीं भरने हैं। अलग-अलग डेट्स पे आपका कहीं सेंटर गया, आपको ट्रैवल करके जाना है, आप टिकट करा रहे हो, पैसे खर्चे हो रहे हैं, है ना? बहुत सारे बहुत बच्चे दिक्कतें होती हैं हाँ, सर। नहीं अफोर्ड कर पाते इतना रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल करना, है ना? आप छोटे भी होते हो, कई सारे ऐसे लड़कियाँ होती हैं, वो यस अपने सर। पेरेंट्स को लेकर जा रही होती हैं, है ना? तो वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। सो आई थिंक वाई सीयूईटी का आंसर तो बहुत अच्छा आपने दिया। सर और भी चीज़ें मुझे जाननी है यहाँ पर। एग्ज़ाम 15 मई को होने वाला है सर। लोकसभा इलेक्शंस भी आ गए हैं। यस सर। क्या कोई पॉसिबिलिटी है या कुछ अपडेट है इस पे कि क्या एग्ज़ाम बढ़ जाएगा? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। यस सर। सर देखो, वैसे तो मैं बोलना चाहूँगा कि आई थिंक 1 जून तक हमारा लोकसभा इलेक्शन खत्म हो रहा है, और 15 मई से 31 मई तक आपकी शेड्यूल डेट्स हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल ऑफिशियली अगर मैं बात करूँ तो मामी लाला जगदीश जी जो आपके यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बिल्कुल ट्वीट के माध्यम से बता दिया था हमारे को कि आपके एग्जामिनेशंस चेंज नहीं होने वाले। आपकी 22 तारीख को और 25 तारीख को डेट्स क्लैश कर रही हैं, जो आपका लोकसभा इलेक्शन भी है जिन दिन। तो उन 2 एग्जामिनेशंस के अंदर आपका देख लेंगे जो होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ट्रेंड अगर मैं बात करें, तो 2022 की अगर बात एग्जामिनेशन हुआ था, 2023 के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था, तो ये एग्जामिनेशन सर बहुत बड़ा है। ये बच्चों का एग्जामिनेशन, जैसे बोलते हैं ना कि कोई एक इलेक्शन है तो ये जनसभा का इलेक्शन है, ये बच्चों का एग्जामिनेशन है। आप साइंस के भी हो, कॉमर्स के भी हो, आर्ट्स के भी हो। अभी तो नीट का एग्जामिनेशन की भी डेट ऊपर नीचे होने वाली है, मे बी हो ये, क्योंकि 5 आपकी मई को है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आपका एग्जामिनेशंस ना थोड़ा सा डिले होंगे, कि मतलब 1 जून के बाद ही होगा, कि क्योंकि रिलैक्स मोड में होगा ना जब एग्जामिनेशन, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बच्चों को एक दिन में एग्जामिनेशन नहीं देना सर। कभी कभी ऐसा होता है प्रॉब्लम, लास्ट ईयर की मैं बच्चों को बात बताऊं, आपने 6 सब्जेक्ट्स ले लिए सर, एक दिन में होनी है 3 शिफ्ट्स, तो आपका एक दिन में पेपर नहीं होगा, आपके मल्टीपल डेज में पेपर होंगे। एक स्टूडेंट के मल्टीपल डेज़ में पेपर। यस सर। ओके। क्योंकि जैसे कि अगर आपका एक मतलब इस शिफ्ट ऐसे बच्चों की ऐसी पड़ती थी कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट पड़ गई, तो उस दिन सिर्फ इंग्लिश का पेपर हुआ, अच्छा। अगले दिन आपका डोमेन्स के हो गया और जीटी का पेपर हो गया। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट डेज ऑफ पेपर होते हैं, और इसी वजह से ये एग्जामिनेशंस में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसी वजह से कि एक रिलैक्स मोड में अगर पेपर कंडक्ट होगा ना, कि हाँ ठीक है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारी रिसोर्सेज गवर्नमेंट की लगी रहती हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहूँगा बच्चों को कि चाहे 15 मई को पेपर हो, चाहे 5 जून को पेपर हो, पेपर में डिफरेंस ऐसा नहीं आने वाला कि 20-20 दिन का, मतलब 20-25 दिन से ज़्यादा ऊपर नीचे गैप नहीं होने वाला है। तो बच्चों को प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल तैयारी कर लेनी चाहिए, और अगर तुम्हारे को बफर टाइम मिल जाता है तो उसमें रिवीजन करो। उसमें ये नहीं है कि रिलैक्स मोड में कि 10 दिन बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे। सही बात है। सर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई आपसे बात करते-करते कि आपने बोला कि एग्ज़ाम अलग-अलग डेज़ पे होंगे। एक दिन इंग्लिश हो रहा है। अगर किसी स्टूडेंट ने 2 डोमेन्स चूज़ किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हिस्ट्री भी चूज़ किया और मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स भी चूज़ किया। यस सर। तो मैं सेलेक्ट फॉर्म में दोनों करूँगा, लेकिन मेरा एग्ज़ाम उन डोमेन्स का एक ही दिन होगा? सर वो डिपेंड करता है, वो एडमिट कार्ड में आ जाता है आपका। मतलब मुझे 2 एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं? यस सर, ये मतलब एक ही एग्ज़ाम में हो जाएगा मेरा? नहीं, आपको हर एक एग्जामिनेशन की टाइम स्लॉटिंग्स अलग दे रखी हैं। अच्छा। जैसे कि इंग्लिश के लिए आपको 45 मिनट्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है? ठीक है। फिजिक्स का भी 45 मिनट्स, केमिस्ट्री का भी 45 मिनट्स। तो ये आपके हर एक एग्जामिनेशन का प्रॉपर टाइमिंग है। तो कॉम्बिनेशंस वो आपका एडमिट कार्ड पे आ जाएगा कि आपको इस डेट को ये 45 मिनट्स का स्लॉट मिला हुआ है आपको। जैसे कि अगर मैं जीटी की बात करूँ, जीटी 60 मिनट्स का होता है, तो जीटी का एग्जामिनेशन 1 घंटे का आपका इस दिन होने वाला है। तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारा एग्जामिनेशन होता है ना, जैसे बैंकिंग का एग्जामिनेशन की मैं बात करूँगा, तो उसमें 1 घंटे के अंदर आपके तीनों सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आपका आपका जो क्वांट आ जाता है, ठीक है, रीजनिंग आ रीज़नब जाता हो जाता है। है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का टाइमिंग अलग-अलग है। 45 मिनट्स अच्छा, और 60 मिनट्स। सारे डोमेन मतलब आप डोमेन का मतलब हो गया सब्जेक्ट। यस सर, तो हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अलग-अलग टाइम स्लॉट पे होगा। एग्ज़ैक्टली, मतलब उसका टाइम डेडिकेटेड आपको मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। मान हाँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने चूज़ कर रखा हो तो वो उस एग्ज़ाम को उस वक़्त पहुँच पाए, राइट? यस सर। ठीक है। मतलब मैं हिस्ट्री भी दे सकता हूँ, मैंने अगर मैथ्स भी चूज़ किया है तो मैं मैथ्स भी दूँगा। यस सर, यस लेकिन सर। मुझे अलग-अलग डोमेन के एग्ज़ाम अलग-अलग देने पड़ेंगे। यस सर।
अब मैं अगर सर मान लीजिए हिस्ट्री का देना चाहिए, डोमेन मेरा हिस्ट्री है, तो मैं सवाल देने एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, अगेन वही क्वेश्चन आ रहा है कि मैं अगर हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न होगा उस डोमेन का? सर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे आपको 45 मिनट्स आपको मिल जाएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना मतलब 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। सर इसी बात में तो आप एक बार पेपर पैटर्न बता दीजिए। ये सर पेपर पैटर्न जैसे कि आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट, आपका जीटी। ठीक है। आपका लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपके 33 लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आपका ओडिया, जितनी भी लैंग्वेज है 33 लैंग्वेजेस हैं आपकी। 27 डोमेन्स के अंदर जैसे कि हम क्लास 12 के अंदर से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बीएसटी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। 27 डोमेन्स हैं आपके इसके अंदर। और जीटी के अंदर आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं। अब आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट है ना, इंग्लिश वाले पार्ट के अंदर आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं। लेट्स से किसी स्टूडेंट ने 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी ले ली, तो उसको इंग्लिश के लिए भी 45 मिनट्स मिलेंगे और हिंदी के लिए भी 45 मिनट्स मिलेंगे। उसको 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे, 50 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे और उन्हें 40-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये अलग-अलग टाइम पे होगा? यस सर। मतलब हो सकता है कि एक कॉन्टिन्यूशन में ही दे दे, ठीक है। वो आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा कि मतलब कि लेट्स से कि लैंग्वेज का आपका इंग्लिश हिंदी की आपका टाइमिंग दे रखी है 12 बजे से 12:45 तक इंग्लिश का होगा और 12:50 से फिर उसके बाद 45 मिनट्स बाद आपका हिंदी ठीक है। हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सर ने कर दिए हैं रिगार्डिंग सीयूईटी एग्ज़ाम। सर अब थोड़ा-सा एकेडमिक बात करें कि कब से सीयूईटी एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी चाहिए? कितना अर्ली स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि बच्चे के 12th बोर्ड के एग्ज़ाम भी होते हैं मार्च में और उसके बाद ही वो सीयूईटी एग्ज़ाम देने वाला होता है। यस तो सर। व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी? सर देखो मैं तो बच्चों को ना ये बोलूँगा कि बच्चों को डाउट ये रहता है कि सीयूटी एग्जामिनेशन मतलब वो ना बाइनरी में खेलते हैं बच्चे। बच्चों को लगेगा तो बहुत हार्ड है या वो बिल्कुल हलवा है, ठीक है? तो बेसिकली अगर बात करेंगे तो क्लास 12th का सिलेबस आना है आपका एनसीईआरटी बेस्ड, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बच्चे को थोड़ा-सा ट्विस्ट क्या है आप कहाँ पे है ना, जैसे अभी हमने पेपर पैटर्न की बात करी है आपके साथ। अगर क्लास 12th का बच्चा पेपर दे रहा है ना, तो आपको 3 घंटे में एक ही सब्जेक्ट सॉल्व करना है सर वहाँ पे। लेट्स से अगर हिस्ट्री का पेपर देने बैठे ना, तो उसे पूरे 3 घंटे में हिस्ट्री सॉल्व करनी है और यू नेवर नो कि आपके एडमिट कार्ड में ऐसा आ रखा हो कि आपके 3 पेपर एक साथ लग जाएँ, 45-45 मिनट की तो स्लॉट है सर, ठीक है। ठीक है? तो उसमें आपके पास एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। आप में क्लास 12 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पे एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपके लॉजिक्स के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। तो जितनी जल्दी आप लोगों ने क्लास 12 पढ़ाई कर ली है, उसको जितनी जल्दी आप लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश और जीटी के लिए तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि सर इंग्लिश में वोकैबुलरी आती है। 1 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आप वोकैबुलरी सुधार नहीं सकते। सही बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको समझ नहीं आती, तो वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ग्रामर्स के रूल्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो जितनी जल्दी आप लोग करेंगे ना, उतना ज़्यादा फ़ायदा। सेम गोज़ विद जीटी, करंट अफेयर्स भी सर ज पढ़ते रहो। यूपीएससी में भी करंट अफेयर आता है, बैंकिंग में भी करंट अफेयर आता है, एसएससी में भी आता है और सीयूटी के अंदर भी सर आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा आप बोल रहे थे बच्चों का एग्ज़ाम है। यस सर। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये, क्योंकि क्लास 12 से पास आउट जो बच्चे होते हैं इट इज़ अ ह्यूज नंबर यस सर। और सारे ही बच्चे अब इसके बाद कॉलेजेस में जाने की बात करते हो। तो मैं तो यही कहूँगा आप सभी लोगों बच्चों से कि यार इस एग्ज़ाम को लेकर ना आप थोड़ा-सा पहले जागिए। ये नहीं कि अब बोर्ड के बाद जाग रहे हो। आपको पहले से प्रिपेयर करना है बिकॉज़ यू नो ये फैक्ट है कि 12th का बोर्ड के बाद आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। तो बहुत बच्चों के दोस्त होते हैं, मैंने देखा था हमारे टाइम में, आपके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ करने लगेंगे, आपके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ ऑप्ट कर लेंगे, यार ये मुझे करना है, ये मेरा टारगेट है। तो आपको भी अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से सीयूईटी की तैयारी बहुत पहले स्टार्ट करनी चाहिए। आपके माइंड में ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरे को क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं और अकॉर्डिंगली आप पहले से करो ताकि आपको बेस्ट ऑफ द कॉलेज मिल जाए। मतलब मुझे लगता है कि अभी तो इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन साल दर साल ये बढ़ यस रहा सर, होगा। बिल्कुल सही बात बोली। सर एक्चुअली कॉम्पिटिशन पता है क्यों नहीं है अभी? कम बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। ठीक है? और सही में जब मैं हर एक चीज़ जगह जब मैं बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ ना, जिस साल तक ये बच्चे ना यही स्टूडेंट्स 2024 वाले स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे होंगे ना अपने ग्रेजुएशन के बाद, तब तक देखना एग्ज़ामिनेशन कितना बड़ा रूप ले लिया होगा। सही बात है। मैसिव रूप ले लिया होगा क्योंकि यहाँ से बच्चों को सर विश्वास नहीं होता कि सही में बहुत बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं सर इसके अंदर। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अंदर मैं कॉलेजेस की बात करूँ, शहीद सुखदेव कॉलेज। मतलब मैं बोलूँगा कि अगर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद ना, अगर आईएम इंदौर के बाद सेकंड नंबर पे कोई कॉलेज आता ना, तो वो शहीद सुखदेव कॉलेज है। जस्ट आफ्टर मतलब 3 इयर्स आपके 12-12 लाख का, 13-13 लाख का पैकेज लग रहा है सर। आफ्टर इन्वेस्टिंग जस्ट 75,000 रुपीज़ मतलब कि 25,000 रुपए फीस है आपकी सिर्फ। और वहाँ का एक्सपोज़र
माइंड ब्लोइंग सर, मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको एक्सपोजर मिलने वाला है। शहीद सुखदेव के बच्चों से इंटरेक्शन करके, एसआरसीसी सर, एसआरसीसी मतलब इतने बड़े-बड़े कॉलेजेस आपको इसमें मिलने वाले हैं। मिरांडा हाउस हो गया आपका, इतने स्टीफेंस हो गया, इतने बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट से ही इंटरेक्शन के बाद ही ना लगता है कि यस, कि यार इन्होंने सही में नहीं 3 साल में कुछ बहुत डिफरेंट किया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मुझे भी अपने टाइम पे याद है ना, ये हिंदू कॉलेज है, स्टीफेंस है, आप जैसा बता रहे हैं, एसआरसीसी है, हंसराज है, अपने आप में बहुत ही हाँ, एस्टीम्ड कॉलेजेस हैं, जिसमें स्टूडेंट जाने के लिए सर हमारे टाइम में तो 100 वो कट ऑफ कट वहीं ऑफ खत्म हो आती थी, जाती थी। 100 आती थी, मतलब आपका 99 पे बोलो आपको एक कॉलेज ना ही मिले। यस सर, तो इतने एस्टीम्ड और प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं और यार इसमें आप कभी जाते हो ना, तो यहाँ से जो आगे की जर्नी होती है ना आपके करियर की, बिकॉज़ ये तो शुरुआत है। इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन कि आप ग्रेजुएशन में गए हो, अब आप अपनी नौकरी के लिए तैयारी करोगे क्योंकि मेन तो है नौकरी लेना। यस अभी सर, तो आप कॉलेज में जा रहे हो भाई, है ना? आप नौकरी के लिए कितने ज़्यादा आप क्लोज़ जा रहे हो या आपका एकेडमिक मतलब वो डिपेंड डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक कितना साउंड है ना? और एकेडमिक साउंड होने के लिए ज़रूरी है कि आप यहीं से वो स्टेप लें। धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है दोस्त, है ना? और अगर आपने उसको पहले से नहीं सोचा, कोई और सोचेगा। आप नहीं सोचोगे, कोई और सोचेगा। लेकिन सोचेगा कोई ना कोई ज़रूर और आप पीछे रह जाओगे। सर इसी चीज़ से मुझे ना एक एक क्वेश्चन और दिमाग में आया कि आपने बोला कि 12th के बाद वाला बच्चा दे रहा है। क्या ऐसे बच्चा ड्रॉप लेके भी दे सकता है? मतलब मान लीजिए किसी ने सीयूटी किया, पहले एग्ज़ाम दिया और उसको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला। मुझे को जाना था हिंदू में, यस सर, मुझे जाना था हंसराज में, मुझे जाना था एसआरसीसी में, कॉमर्स के थ्रू। लेकिन मुझे एसआरसीसी नहीं मिला। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा तैयारी करके एसआरसीसी में ही जाऊँ। हुँ, हुँ। इज़ इट पॉसिबल यस अगले सर, साल? सर इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही तो है, इस एग्ज़ामिनेशन की कोई भी एज लिमिट नहीं है और इनफैक्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मेरे खुद के बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता था। 2022 वाले स्टूडेंट्स ने 2023 में अपना मनपसंद कॉलेज लिया है। अच्छा। 2023 वाले स्टूडेंट्स अभी भी मेरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं, वो अभी भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं कि इस साल तो सही में अपने को बेस्ट कॉलेज में लेके जाना ही है। मतलब बहुत कॉम्पिटिशन है सर, देखा जाए तो। और सही में जैसा आपने बोला एक इंटरेक्शन है। कॉलेजेस का सर एक्सपोज़र मैं बोलूँगा, ये बच्चों को समझ नहीं आता है कि जो कॉलेज में ना पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा ना एक्सपोज़र मैटर करता है, ट्रू। कि आपको कैसे कि आपको फ्यूचर रेडी कौन बना रहा है। बहुत मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं कि जो ऐसे थे, उन्होंने नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर लिया, नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर लिया, वो पढ़ाई में वहाँ पे 10-10 पॉइंटर लेके आ रहे हैं और जब वो अपने किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे, वो क्वालीफाई नहीं कर पाए। एक्सपोज़र नहीं मिला ना। एक अच्छा कॉलेज होना बहुत हाँ। ज़रूरी है ग्रेजुएशन के अंदर। एक्सपोज़र ही नहीं मिला, ट्रू। तो वो मतलब कि फ्यूचर रेडी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बच्चों को इस चीज़ पर टारगेट करता हूँ, सीयूईटी को सही में सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। नहीं, नहीं, सही बात है और जैसा सर ने बोला कि मैं एग्ज़ाम्पल सर एक सवाल दिमाग में और आ रहा है मेरे। मैं जैसे हम डिफेंस की बात करें, मैंने यस सर, देखा है बहुत सारे बच्चे 12th के साथ भी एनडीए एग्ज़ाम को देते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है एनडीए के अंदर 400 ही सीट है, बाकी बच्चों का नहीं हो पाता है ना? तो क्या उनको रुकना चाहिए या फिर उनको सीयूईटी की तैयारी करके अपना कॉलेज ले लें और फिर उनको अगर देना भी है डिफेंस के एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम देना है, तो वो देते रहें? या उनको मतलब क्या करना चाहिए? सर मैं तो यही बोलूँगा कि हर एक स्टूडेंट को, एनडीए वाले स्टूडेंट को भी देखो मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं एनडीए वाले, उनका तो मतलब लेवल अलग ही है। हर एक स्टूडेंट को ना सीयूटी एग्ज़ामिनेशन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना देखो अगर एनडीए में ना बच्चा ना किसी के पास अगर फॉल बैक ऑप्शन नहीं है ना, तो इतना ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा कि रिलाय करने लग जाता है एक ऑप्शन के पीछे। वो अपनी शायद कैलिबर जो है ना, उसको वो टैप ही नहीं कर पाता। वो हुँ, एसएसबी में जाके थोड़ा-सा पीछे हो जाएगा, डर जाएगा या फिर कुछ भी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, अगर नहीं निकला मेरा पेपर तो क्या होगा? वहीं पे वो किसी अच्छे कॉलेज में प्लेस्ड है। लेट्स से हिंदू का बच्चा जा रहा है एनडीए पेपर देने। उसे पता है अगर एनडीए देखो मेरी काबिलियत है एनडीए निकालने की और वहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेज़ेंट करूँगा अपने आप को और हिंदू में जाके जो तुम अभी हो ना, वो 3 महीने बाद भी नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, वहाँ के हुँ। प्रोफ़ेसर्स ए1 हैं आपके। वहाँ का पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे है। ओके, मतलब एक सर का कहना ये है बहुत क्रिस्टल क्लियरली सर ने बोला है कि यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन। आपका अगर ए प्लान नहीं काम किया तो यू शुड हैव अ प्लान बी, राइट? और क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लान बी भी। बिल्कुल, तो वो भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपको ना बढ़ना चाहिए। सर का कहना ये है कि डोंट टेक अ ड्रॉप, यस उसके सर। लिए आप आगे बढ़िए, वो काम करते रहिए, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसी के पीछे लगे रह के आपने 1 साल और निकाल दिया। रादर व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जाके दूसरे एग्ज़ाम्स आप अपना सीयूटी देके आप कॉलेज भी ले सकते हैं, अच्छा कॉलेज मिल गया और उसके बाद भी आप तैयारी करते रहिए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे, जो कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं, इनका फर्स्ट ईयर है और वो फिर से एग्ज़ाम जो होते हैं 12th लेवल पे जो होते हैं वो देते रहते हैं। तो बिल्कुल ये एक अच्छी चीज़ है। सीयूटी के थ्रू ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आपका साल भी ड्रॉप नहीं होता, आप कॉलेज के अंदर भी चले गए और दोबारा आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। यस सर। बिल्कुल सही बात है। सर
मैं आर्ट्स की बात करूं, सीयूटी आर्ट्स के बाद ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर सीयूटी? सर सीयूटी आर्ट्स में ना मेरे को मानता हूँ कि एक समय था या फिर अभी भी एक समय ऐसा है कि कोई बच्चा आर्ट्स लेता है ना क्लास 12th में, तो बच्चे को ये लगता है बस बीए कर रहा हूँ, बस बीए करना है। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस को देखो ना, वहाँ पे कट ऑफ्स बहुत हाई जाती हैं सर। बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस की, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी की, अब आपका फाइन आर्ट्स कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग जर्नलिज्म में जा सकते हैं। ट्रू, ठीक है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस है ना, बच्चों को पता ही नहीं है। सही बात है। मतलब आप लॉ के अंदर जा सकते हैं, आप मेरे ख्याल से फैशन टेक्नोलॉजी, एनआईएफटी के अंदर भी जा एनआईएफटी के सकते अंदर हैं, जा सकते हैं सर। आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, सर बता रहे हैं, है ना? देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज जो आप एनरोल कर सकते हैं। और आर्ट्स, सर आर्ट्स करने के बाद तो जहाँ तक मतलब मैं समझ सकता हूँ या मैं जानता हूँ, लाइक कि आपके पास आर्ट्स सब्जेक्ट है तो यू कैन ऑब्वियसली हैव अ स्ट्रॉन्ग पार्ट इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जैक्टली एग्जाम, सर। या फिर जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं। इनफैक्ट एसएससी के अंदर भी आपके ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पूछे जाते बहुत हैं। ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बैंकिंग के अंदर हो गया, रेलवेज के अंदर हो गया। मतलब आज की डेट में अगर मैं बात करूँ कोई नौकरी के एग्जाम की, सरकारी नौकरी के एग्जाम की, तो शायद ही मैं कुछ गिनती के एग्जाम्स देख पाऊंगा जहां पर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं नहीं आते है। हो। सर मैं कहता वही बिल्कुल सही बात बोली, जैसे कि हमारा क्या है, हर एक इंडियन स्टूडेंट का एक यही होता है, ग्रेजुएशन कर ली, नौकरी कैसे मिलनी है। हम्म, तो नौकरी सबसे बेस्ट यूपीएससी की मानी जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स एसएससी को एस्पायर करते हैं। तो सोचो ना यार, तुम यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो और तुम पॉलिटिकल साइंस में बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, तुम्हारे पास 3 साल हैं पूरा ट्रू, यूपीएससी को ट्राई करने का। आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा यूपीएससी का। और ना सिर्फ तुम वहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पे तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारे को हेल्प कर रहे होंगे, तुम्हारा पूरे के पूरा जो फ्रेंड सर्कल होगा वहाँ पे सारे के सारे लोग यूपीएससी का नहीं तो कोई बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे होंगे, तो बहुत हेल्प मिलती है सर। ट्रू। मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि अकेला प्रिपरेशन करनी इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन एक माहौल के साथ प्रिपरेशन करनी वो बहुत डिफरेंट होती है। सही बात है। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप अगर आर्ट साइड में आपने सब्जेक्ट ले लिए तो आपको इनको बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना जीएस कहा जाता है, जनरल स्टडीज़ यस सर। बोलते हैं। तो ये हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, ये सारे आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम, यानी इसको हम प्यार मोहब्बत से आईएएस का एग्जाम कहते हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम हो गए, रेलवे मैंने बताया आपको, बैंकिंग हो गया, है ना, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप, कोई भी एग्जाम, हर सरकारी एग्जाम में चपरासी से लेकर अधिकारी तक के एग्जामों में अब जीएस आती है। तो सर आर्ट्स का बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है सर। मतलब बच्चे को ना, एक तो मुझे लगता है कि ना बच्चा ना अपने आप में डिमोरलाइज हो जाता है सोसाइटी के सुन सुन के कि हाँ, भैया आर्ट्स लिए कुछ नहीं हो सकता तेरा। हाँ, और जबकि तो अल्टीमेटली जब साइंस वाला बच्चा भी है ना, अगर उसे अपनी प्राइवेट नौकरी नहीं मिली, अपने डोमेन में नौकरी नहीं मिली, वो यही एग्जामिनेशन दे रहा होता है बैठ के। ट्रू। उसको अल्टीमेटली यही पढ़ना होता है सही बात एग्जामिनेशन। है सर। मैंने भी ना इस पे एक बार मैंने बच्चों से बात करी थी, एक वीडियो भी मैंने पता नहीं किया था, शायद याद है, आप आर्ट्स के ऊपर किया था, और मेरा भी यही कहना था। मतलब जैसे सोसाइटी में एक बड़ा ही एक ऐसा बना हुआ है परसेप्शन कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है तो बर्बाद है। हाँ मतलब आप क्या कर रहे हो क्लास 12 के बाद, बीए, तो वो सोच के अरे बर्बाद। सर, मैं जिस बीच में बात तय की थी कि बी ऑन पॉलिटिकल साइंस में अगर आप टारगेट कर रहे हैं बेस्ट कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना, तो आप सोचें 800 मार्क्स का मेरिट बनता है। जैसे बी ऑनर्स के लिए सर आपको चाहिए वहाँ पे एक लैंग्वेज चाहिए, 3 डोमेन्स चाहिए। डोमेन्स 600 मार्क्स के हो गए, 3 डोमेन्स मतलब 200 600 मार्क्स, और आपका हो गया 200 मार्क्स का लैंग्वेज। हम्म, आप विश्वास मानेंगे, आउट ऑफ 800 780 785 कट ऑफ जा रही है सर। अरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर, ट्रू। जहाँ पे 11 से 12 लाख बच्चा बैठ रहा है। तो सोचो बीए पॉलिटिकल साइंस से अगर तुम ले रहे हो, तो कोई हल्का मोटा बच्चा नहीं बैठ रहा मैं भी हूँ। है ना, मैंने भी क्लास 12th मैथ से करी थी, पीसीएम साइड था। फिर मैंने बीए किया पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, यस सर। फिलोसफी में, है ना। फिर मैंने तैयारी करी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक लाइन तो यही है दैट यू कैन टीच, यस सर। है ना, पढ़ा सकते हो आप, प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हो। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये जो सोसाइटी में आ गया है कि यार सिर्फ मैथ्स, सिर्फ बायो, मैथ्स बायो, मैथ्स बायो, सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद इन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है। और सर मेरा मानना ये है यार, जहाँ भीड़ कम है वहाँ ऑप्शंस या आपके चमकने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा हैं, है, बिल्कुल सही बात है सर। है ना। कोई भी नई स्ट्रीम है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अगर आप उसके अंदर जाके कुछ कोर्स सोचते हो कभी, तो आप उसमें सबसे नए होगे, यस सर। राइट, और आप ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें चमक सकते हो। अब भीड़ पूरी इस जगह भागाएगी तो फिर आपका सिलेक्शन कम हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही, और हमारा माइंडसेट यही है कि जहाँ पे भीड़ जा रही है वहीं चलते वहीं हैं। चलो, जबकि होना उल्टा हाँ चाहिए। हाँ। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर चांसेस कम है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। अरे भाई, कहीं 25 लाख बच्चा है तो ऑब्वियसली आप उनमें से एक खड़े हो,
अभी ये 25 लाख खड़ा हो जाएगा आपके बच्चे सामने ना, तो आप दिखाई नहीं दोगे, इतना दिखाई बच्चा नहीं होता है वो, है कि नहीं? तो मतलब यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन चूजिंग योर स्ट्रीम्स। अपने करियर को चूज करने के लिए बड़ा आपको स्मार्टली प्ले करना है, और वरुण सर ने बहुत अच्छे से आपको इस एग्जाम के बारे में बताया कि इसको सीरियसली लो यार, है ना? क्योंकि यहाँ से आप अपने करियर को बहुत ही ज़्यादा हाई पे ले जा सकते हो, है ना? तो जितनी भी चीज़ें हैं सर, और भी कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सर एक चीज़ और जाननी है यस आपसे सर। यहाँ पर कि एग्ज़ाम का जो मोड है, हम्म। हाइब्रिड मोड है, यानी ऑफलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में भी हो रहा है, कैसे मतलब क्या क्या है सर ये? वही ये बच्चों को बहुत अच्छा सवाल है, ये बच्चों का सबसे ज्यादा पेन पॉइंट है भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। 2 बार हुआ एग्जामिनेशन, वो टोटली ऑनलाइन मोड में हुआ है। अच्छा। ठीक है, मतलब कि आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर में जाना होता था, आपके सामने कंप्यूटर होते थे, आपको टिक करना होता हुँ, था। अब यहाँ पे ऑफिशियल्स ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस साल से आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों होगा। ठीक है। अब कोई भी ये मीडिया न्यूज़ के अकॉर्डिंग है कि जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आएंगे, वो आपका ऑफलाइन मोड में हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जैसे कि मैं बात करूँ, हिंदी का पेपर था लास्ट ईयर, इंग्लिश के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 7-7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। हुँ, हिंदी का पेपर अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 बच्चों ने दिया। ठीक है, जीटी का जनरल टेस्ट का पेपर लगभग 6,70,000 बच्चों ने दिया। ठीक है, हुँ, मतलब बहुत बच्चे हैं ऐसे। पॉलिटिकल साइंस में मैं बोलूंगा सर, पॉलिटिकल साइंस में भी 1,80,000 के करीब बच्चों ने पेपर दिया था। मतलब बहुत अच्छा स्कोप है, मैं बोलना चाहूंगा। पॉलिटिकल साइंस वाली बात बहुत है पुरानी है। सर। तो ये है कि उनमें ना प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं कि लेट से वो चाहते हैं, एनटीए चाहता है कि एक ही दिन पेपर हो पॉलिटिकल साइंस का ऑल ओवर इंडिया, एक ही दिन पेपर हो इंग्लिश का ऑल ओवर इंडिया। तो ऑनलाइन मोड में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ट्रू, इंटरनेट चाहिए, ट्रू। बहुत सारी चीज़ें। वेयर अगर ऑफलाइन मोड में कुछ नहीं, आपका जैसे एनडी का पेपर होता है, आपका यूपीएससी का पेपर होता है, आपको बुकलेट्स होनी है, आप किसी भी आसपास के किसी भी स्कूल के अंदर जाके ऑफलाइन मोड में पेपर करा सकते हो। तो जो मास लेवल पे पेपर होंगे ना, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, वो होगा आपका ऑफलाइन मोड में, कि जिससे उसके अंदर कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो। हुँ, बच्चे को लगे कि हाँ, कि सबका पेपर एक जैसा हुआ था, एक ही दिन पेपर हुआ था, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। हुँ। और जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिसमें एप्लीकेशंस कम होंगी, तो वो एक ही दिन में हो सकता है कंडक्ट ऑल ठीक है, ओवर इंडिया। मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हम लोग ऑनलाइन टेस्ट बोल रहे हैं। यस सर। नहीं, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं हाँ, हाँ। पीडब्ल्यू में, तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। हाँ जी, तो हाँ जी। ऑनलाइन से मतलब दिमाग में ये आ जाता है घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे होगे, यस सर। हाँ, हाँ, और ये वो नहीं। नहीं है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा सेंटर पे बोल जाना रहा हूँ। पड़ेगा। ऑनलाइन का मतलब है सेंटर पे जाओगे और कंप्यूटर पे टेस्ट दोगे, यस ये सर। नहीं कि घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, मजा हो गया सर, मौज कर दी हमने तो, और ऐसा नहीं है ना? तो मतलब सर हाइब्रिड मोड में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में होने यस सर। वाला है। ठीक है सर। ठीक है सर, इसके साथ साथ मतलब अब कुछ बातें अपनी अपनी कर लेते हैं। यस सर। मतलब सर हम लोग ने हुँ, हुँ। सीयूटी वाले ने, पीडब्ल्यू सीयूटी वाले ने बच्चों के इस प्रिपरेशन के दौर में कैसे साथ दे रहे हैं, क्या कोर्सेज है हमारे, यस सर। कुछ पॉकेट कोर्सेज के बारे में आप कुछ देर पहले बता रहे थे, क्या यस है सर। सर वो सब? सर देखो, स्टूडेंट्स का मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है, जैसे कि हमारे प्रवेश के हमने बैचेस लिया है, साइंस का है, बहुत अच्छा मतलब चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को मतलब हेल्प हो रही है उसके थ्रू। ठीक है, A1 कंटेंट है, उसमें पीपीटीज हैं, डीपीपीज हैं, ठीक आपकी है, प्रैक्टिस सेट्स हैं। कॉमर्स के लिए अलग बैच चल रहा है, और ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग चल रहा है। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या थी सर, कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको स्पेसिफिक पढ़ना होता है। अच्छा, लेट्स से कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना है, ठीक है, मेरे को और कुछ नहीं पढ़ना, मेरा जीटी सॉर्टेड है, मेरा इंग्लिश सॉर्टेड है, मेरे और सब्जेक्ट सॉर्टेड है, मेरे को ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, सिर्फ सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक तो है। उनके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो हुँ, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी। तो हम लोगों ने ये चीज़ बच्चों को हेल्प करने के लिए क्या करा कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ना हुँ, पॉकेट कोर्सेज भी निकाल दिए। हर एक सब्जेक्ट का सिंगल कोर्स आपको मिल जाएगा उसके अंदर। आप लोग उसे अवेल कर सकते हैं, और उसमें जो-जो रिक्वायरमेंट्स आपकी, मतलब कि जो एक फुल फ्लेजेड कोर्स के अंदर मिलती है ना, हर एक चीज़ मिलेगी। आपको डीपीपीज़ मिलेंगी, आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ डीपीपीज़ मिलेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे उसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप लोग पॉकेट कोर्स भी अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से आपको पीडब्ल्यू ऐप पर जाएँगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लोर करेंगे सीयूटी की, आप सीयूटी को चूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएँगी। ठीक है सर, मेरे ख़्याल से बहुत सारी यस सर। जो क्वेरीज़ हैं बच्चों की काफ़ी क्लियर हो गई हैं, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपकी अगर कोई क्वेरी हो भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना? उसको हम लोग टेकअप करेंगे, फिर से एक वीडियो के साथ आएँगे आप लोगों के लिए, और कोई डाउट होगा तो वो भी करेंगे। भाई अभी तो टाइम है एग्जाम में, सवा महीना है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप पढ़ाई हाँ, ना करें। इतना ज़रूर है कि आपके जो डाउट आएँगे वो हम क्लियर करते क्लियर कर चलेंगे, देंगे है सर। ना? तो भाई लग जाओ एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि यार ये मौका नहीं छोड़ना है, और अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। सीयूटी के थ्रू आप अच्छा कॉलेज ऑप्ट करो, डीयू है,
JNU है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में जाइए, मतलब बहुत आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। BHU हो गया, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है ना। DU हो गया, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। सो डू ट्राई फॉर ऑल दीज कॉलेजेस, और इसके लिए आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं और उनके पहले से नज़रिया होता है। और मैं बता दूँ आपको, आपका दोस्त आपको कभी नहीं बताएगा कि हाँ, वो क्या हाँ। कर रहा है, ठीक है? वो चुपके से भर देगा फॉर्म। आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको, मतलब आपको लगेगा मेरे दोस्त ने मुझे बताया नहीं, भई आप शिकायत करते रहोगे, लेकिन उसको सब इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना? उसने ये वीडियो देख लिया है, तो उसको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है? आपको नहीं हो रही हैं, तो भाई ध्यान रखो, है ना? ये पहला बार है, आप घर से बाहर निकलोगे आप पढ़ाई करने के लिए, है ना? एक अच्छी जगह पहुँचो, और वहाँ से जब आगे बढ़ोगे ना, आप सिविल सर्विसेज़ के इंटरव्यू भी दे रहे होगे सर, तो यस सर। इंटरव्यूज़ में सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपका हुँ। एकेडमिक कैसा था, है ना? और कैसा आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, ये सब चीज़ें अब बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है सर। बहुत ज़्यादा सर। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यस सर। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।